हेलो, नमस्ते, जिंदोबरे, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। और पिछले 2 दिनों से मेरा ऑफ़ है और मतलब मेरे सारे हफ़्ते भर की थकान, हफ़्ते क्या मेरे पूरे महीने भर की थकान उतर चुकी है इस बहुत ही हरे-भरे खूबसूरत पार्क में आकर के। और एक्चुअल में ये खूबसूरत पार्क है और ये नेचुरल पार्क है। हमारे तरह नहीं कि जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि उसको पूरा सीमेंटेड कर देना, सीमेंट से उसमें तरह-तरह की जो है मूर्तियाँ बनाना, कलाकारी कर देना। मतलब क्या कुछ नहीं किया जाता है हमारे यहाँ पे। मतलब जो चीज़ें नेचुरल है उसको नेचुरल छोड़ दो ना आप। लोग पार्क में क्या देखने आते हैं, क्या करने आते हैं, वहाँ पे सैर करने आते हैं। जो अभी कंक्रीट के पूरा जो जंगल है, हमारा शहर है, उससे हट करके थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करने आते हैं हरे भरे एरिया में। तो हमें उस चीज़ को पूरा नेचुरल तरीके से छोड़ देना चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई होना इम्पोर्टेंट है, जो कि यहाँ पे हम बेशक आपको सब जगह साफ़ सफाई तो मिलेगी मिलेगी। उसी के लिए यूरोप जाना जाता है, अपने साफ़ सफाई के लिए। लोग हो ना हो वो बात अलग है, लेकिन जगह साफ़ होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे आकर के काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुकून सा मुझे फ़ील हो रहा है। और सोचा इससे अच्छी जगह कुछ नहीं हो सकता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए, जो कि वर्क परमिट के ऊपर है। और मैं इसके बारे में वीडियो बहुत टाइम से बनाना चाह रहा था, क्योंकि अभी भी मेरे पास में ऐसे बहुत लोग आते हैं जिनको वर्क परमिट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मतलब एक्चुअल में वर्क परमिट क्या होता है, किन्हें रिक्वायरमेंट है, क्यों है, इस तरह के बेसिक्स उनको नहीं पता है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा, लेकिन इसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं हो पा रहा था। तो शायद हो सकता है आज का मुहूर्त है। तो आज एक मैं पूरा डिटेल वीडियो अपने साइड से, मेरा पूरा कोशिश होगा कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूँ वर्क परमिट के बारे में, ताकि उसके बाद आपको होपफुली कोई आपका डाउट ना रह जाए वर्क परमिट के ऊपर में। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। देखिए, वर्क परमिट जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, वर्क परमिट, वर्क करने के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत है, जो कि पोलैंड में आप जिस स्टेट में आपकी जो कंपनी होगी या एजेंसी होगी जहाँ पे आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करवाएंगे, यस, आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करवाएंगे। आप वर्क परमिट डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोगों में ये डाउट होता है कि हम डायरेक्ट कंपनी के वेबसाइट पे जा कर के, उनके करियर वाले पोर्टल में जा कर के हम लोग डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं वर्क परमिट के लिए। तो ऐसा नहीं होता है। यदि आप पोलैंड से बाहर हैं, मतलब यदि आप यूरोप के बाहर हैं और आप वीज़ा लेना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे 2 एजेंसीज़ इन्वॉल्व होंगी। एक है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और एक है उस स्टेट का लेबर डिपार्टमेंट। तो ये दोनों आपका वर्क परमिट इशू करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें कोई कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है और ना ही कोई एजेंसी होती है। उनका काम है सिर्फ़ और सिर्फ आपके बिहाफ में लेबर डिपार्टमेंट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से ये परमिशन लेना कि हम सो एंड सो बंदे को या यहाँ के लोगों को हायर करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के जो पॉलिश लोग हैं वो लोग उस लेवल का काम नहीं कर पाएंगे इतने कम वेजेस में। क्योंकि अभी भी हमको जितना वेजेस दिया जाता है उसे मतलब काफ़ी ज़्यादा वेजेस सेम काम करने वालों को यहाँ के जो पॉलिश लोग हैं उनको दिया जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, वो लोग जो पॉलिश हैं और हम नहीं हैं, तो वो अंतर तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। क्योंकि जो एशिया से जो लोग आते हैं या साउथ अमेरिकन से जो लोग आते हैं, उनको जो सैलरी दिया जाता है वो यहाँ पे 12 घंटे काम करने पे जो सैलरी मिलता है, वही सैलरी यहाँ पे पॉलिश लोगों को 8 घंटे काम करने पे दिया जाएगा। और साथ में उनको बोनस भी दिया जाता है, प्लस यहाँ पे जो नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं टाइम टू टाइम, वो उनको दिया जाएगा। और उनको मतलब जब चाहे तब उनको काम से नहीं निकाला जा सकता है। उनके ऊपर किसी भी तरह का काम का प्रेशर का या टारगेट का उनके ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता है, जो कि अमूमन तो खैर जो बाहर के लोग आते हैं उनके ऊपर भी नहीं डाला जाता है। बट अगर मैं कंपेयर करूँ तो कंपैरिजन यही है कि वो लोग बहुत फ्री माइंड से रिलैक्स होकर के काम करते हैं, जो कि शायद हम लोगों को वो जो है उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। और हमको यहाँ पे आकर के 12 घंटे काम करना पड़ता है। तो ये सब जो रीज़न्स हैं, वो रीज़न है यहाँ की कंपनीज़ के पास में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और प्लस लेबर डिपार्टमेंट को देने के लिए कि हमें वहाँ से सस्ती लेबर मिल रही है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से, साउथ अमेरिका से जो लोग हैं यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में काम करने के लिए क्यों जाते हैं वहाँ पे, वो सबको पता है। तो ये हो गया बात। और यदि आप पोलैंड में ऑलरेडी हैं तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ लेबर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। और लेबर डिपार्टमेंट ये तय करता है कि वर्क परमिट देना है या नहीं देना। हालांकि ना देना जैसा तो कुछ बात ही नहीं है, वो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लेबर डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होता है उस कंडीशन में यदि आप ऑलरेडी पोलैंड में हैं। यदि आप पोलैंड में नहीं हैं और आप यदि वीज़ा
लेना चाह रहे हैं तो उसमें इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और लेबर डिपार्टमेंट आपका वर्क परमिट इशू करता है। कंपनी वर्क परमिट इशू नहीं करती है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। और ना ही कोई एजेंसी वर्क परमिट इशू करती है, वो अप्लाई करती है आपके बिहाफ में, क्योंकि उनको आपको हायर करना है, तो उन्हें जस्टिफाई करना है कि हम इस बंदे को क्यों ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम इससे ज़्यादा काम कराएंगे और हम इसको कम पैसे देंगे कंपेयर टू पॉलिश पीपल। तो ये बहुत ही जो है बेसिक सा रीज़न है, और ये सब समझती भी है, सारी एजेंसीज इस बात को समझती हैं। यही कारण है कि वर्क परमिट आप अप्लाई नहीं करते हैं, जो कंपनी है, एजेंसी है, वो अप्लाई करती है। वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपका पासपोर्ट का डिटेल्स लगता है और एक नॉर्मल सा CV, आपका सिग्नेचर किया हुआ, वो इसलिए लगता है, हालांकि उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनको सिर्फ़ और सिर्फ आपके पासपोर्ट पर जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उससे मतलब होता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए लगता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन, आप जो आपका रिटन सिग्नेचर आपसे जो वेरीफाई करके आपने दिया है एज अ रिज्यूम के तौर पे, और जो आपके पासपोर्ट में है वो चीज़ें मैच हो रही है या नहीं हो रही है, जो कि बेसिक नॉर्मली और जनरली वो सब चीज़ें मैच होती ही होती है। कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या 2 टाइप की इन्फॉर्मेशन नहीं डालेगा अपने पासपोर्ट में अलग या रिज्यूम में अलग, तो वो एक तरह से फॉर्मेलिटी होती है। तो ये हो गया आपका वर्क परमिट के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगता है। वर्क परमिट यदि उन लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है जो यूरोपियन यूनियन के सिटीज़न हैं, उनको वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है, और जाहिर सी बात है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कि मेरा वीडियो देखेगा। तो हालांकि फिर भी मैंने आपके जानकारी के लिए बता दिया कि उन लोगों को वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं होती है। और एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि आप फुल टाइम स्टूडेंट है पोलैंड में, 2 साल 3 साल 4 साल, या मतलब आप कोई भी कोर्स करने के लिए पोलैंड में आपको स्टूडेंट वीज़ा मिला हुआ है, और आपका जब तक स्टूडेंट वीज़ा है, वैलिड है, तब तक आपको वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है पोलैंड में काम करने के लिए। आई एम रिपीटिंग अगेन, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट इन पोलैंड एंड यू हैव visa for 2, 3, 4 years for any type of course, you doesn't need any type of work permit to work in Poland, and you will be able to work 8 hours per day, it means 40 hours in a week, and but not more than that। आप यदि स्टूडेंट है, आपको वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूँ कि दिसंबर 2024 के डेटा के हिसाब से करीब 3.5 मिलियन 35 से 40 लाख यूक्रेनियंस करीब जो है पोलैंड में रह रहे हैं और जॉब कर रहे हैं। तो वो मतलब इस तरह यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुके हैं यहाँ की सोसाइटी में, यहाँ के हर मतलब सब जगह वो लोग आपको मिल जाएंगे। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि चूहे के बिल में भी आपको कोई ना कोई यूक्रेनियंस मिल ही जाएगा। तो इस तरह वो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत लेबर मार्केट पे या हम जैसे लोगों के काम पे थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट तो पड़ा ही पड़ा है, क्योंकि वो लोग किसी भी रेट में काम करने को तैयार हैं। वो लोग दिखते इनके जैसे हैं, और मैक्सिमम मतलब कि कुछ लोग मतलब 50-60% इनकी भाषा भी समझते हैं, और फिज़िकली वो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, और प्लस यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के लोग उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जो सिचुएशन थी अभी पिछले 2-3 सालों से, जो भी वॉर की सिचुएशन थी उसके कारण भी, और पोलैंड रशिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। इनमें 36 का आंकड़ा चलता है, क्योंकि एक समय तक पोलैंड जो है USSR का पार्ट था। तो इस वजह से हालांकि था तो जर्मनी का भी, लेकिन वो इन्होंने उसको नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि अब होता है ना, अपने अपने फ़ायदे की भी लोग जो है देखते हैं सब, डिप्लोमेटिक प्रॉफिट या जियोपॉलिटिक्स आप बोल सकते हैं। तो उस वजह से भी जो है ये रशिया से लोग बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। तो इस वजह से भी ये लोग इनको सपोर्ट करते हैं, प्लस इनको चीप लेबर मिल रही है और कोई लफड़ा नहीं है। मतलब जो वो सब चीज़ें जो हम एशियन या साउथ अमेरिकन में जो इनको प्रॉब्लम आती है, वो उस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम इश्यूज़ उनके साथ में नहीं होती हैं। उनका वर्क परमिट हार्डली 2 हफ्ते में 10 दिन में उनका वर्क परमिट आ जाता है। कोई मशक्क़त नहीं है ज़्यादा वर्क परमिट के लिए। और जो बाकी चीज़ें वो मैंने आपको बताया है कि उनको हायर करने का रीज़न क्या होता है या उनको प्रेफरेंस देने का रीज़न क्या होता है कहीं पे भी। हालांकि अब आप ये मत सोचें कि वहाँ पे यूक्रेनियंस हैं तो उनकी वजह से हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे अभी भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा फ़िलीपींस के लोग हैं, इंडियन हैं, नेपालीज़ हैं, पाकिस्तानी तो उतने नहीं हैं बट उतने मतलब पर्सनली मैं यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 पाकिस्तानियों से ही मिला हूँ। नेपाल के लोग बहुत ज़्यादा हैं, इंडियन तो खैर हैं ही यहाँ पे, और साउथ अमेरिका के भी लोग हैं, अफ्रीकन्स भी हैं यहाँ पे काफ़ी। तो देखिए जॉब का तो यहाँ पे कोई इशू है ही नहीं। कोई आपको नहीं बोल सकता है कि वैकेंसी है ही नहीं। मतलब एक बार आपको सिर्फ यहाँ पे आने की देर है।
और यदि आप चाहें तो आप जब चाहें तब यहाँ पे आप अपना जॉब चेंज कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई आपको रोक टोक वाला नहीं है कि नहीं आपको तो जॉब करना ही पड़ेगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वर्क परमिट है, फलाना है, ढिमकाना है, नहीं, कोई आपको नहीं रोकने वाला है। सिर्फ आप जब चाहें आप अपने एम्प्लॉयर को, एजेंसी को आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि भाई मेरा तो हो गया, मैं इस हफ्ते से नहीं आऊँगा, या नेक्स्ट वीक से मैं नहीं आऊँगा, या नेक्स्ट मंथ से मैं नहीं आऊँगा। आप बेशक जा सकते हैं। कोई अगर जो भली एजेंसी होगी आपसे पूछेगी, नेगोशिएट करने का जो है आपको ट्राई करेगी। यदि आप उनके हिसाब से अच्छे काम करते हो, आप अच्छे हो तो, और नहीं तो फिर आपको बोलेगी ठीक है भाई आप जा सकते हो। तो वर्क परमिट आप नहीं अप्लाई करते हैं, आपकी कंपनी और एजेंसी, और मैक्सिमम 99% वो एजेंसी ही अप्लाई करती है। आपको डायरेक्ट कंपनी में हायर नहीं किया जाता है। आपको कोई भी पोलैंड की कंपनी डायरेक्ट हायर नहीं करेगी, वो बहुत कम होता है। और उन कम केसेस में एक केस जो है मेरा भी था, तो मैं भी डायरेक्ट कंपनी में ही हायर हुआ था। मैंने डायरेक्ट जो है कंपनी के थ्रू यहाँ पे आया हूँ, मैं किसी एजेंसी, किसी एजेंट के थ्रू मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। और वो ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है वो सब चीज़ें। और अब तो खैर लगभग होता ही नहीं है अब उसका रीज़न ये है ना कि देखिए उनका कॉन्ट्रैक्ट एक अलग टाइप का होता है। जो लोग डायरेक्ट कंपनी में जॉब करते हैं वो उनका कॉन्ट्रैक्ट एक अलग टाइप का होता है। उसके ऊपर एक मैं अलग वीडियो आपको बनाऊंगा कि जो एजेंसी जैसे हमारे यहाँ पे थर्ड पार्टी होती है, ठेकेदार होते हैं, या बीपीओ में लोग जिस तरह से काम करते हैं थर्ड पार्टी के थ्रू, तो उस तरह से एजेंसीज यहाँ पे होती है। वो लेबर सप्लाई करती है, मतलब मैन पावर सप्लाई करती है कंपनीज़ को, फैक्ट्रीज़, वेयर हाउस को। तो उनको टेंडर देने का या उनको एसोसिएट करने का कंपनीज़ का रीज़न ये होता है कि वो उनको कभी भी फायर कर सकते हैं। यदि उनको काम पसंद नहीं है तो उनको वो कभी भी काम से निकाल सकते हैं। बट यदि आप डायरेक्ट कंपनी में हायर्ड हुए हैं तो वो कंपनी आपको डायरेक्ट फायर नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। कंपनी किसी भी अपने एम्प्लॉय को पोलैंड में इस तरह से इमीडिएटली फायर नहीं कर सकती है। और तो यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वो उनको डायरेक्ट हायर नहीं करती हैं। उन्हें नहीं पता है कि जो बंदा उनके यहाँ पे काम करने आ रहा है वो उस काम को किस तरीके से करेगा, उसको करने में सक्षम है या नहीं है, या मतलब इंटरेस्टेड है या नहीं है, या बेसिकली वो बंदा उनके काम के लायक है या नहीं है। तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई भी उनको डायरेक्ट हायर नहीं करते हैं, एजेंसीज़ के थ्रू करते हैं। आपका काम पसंद आया, आप जो है कंटिन्यू रहोगे। उनको जब लगा कि भाई आप आनाकानी कर रहे हो, आप सुस्ती कर रहे हो, काम चोरी कर रहे हो, मगजमारी कर रहे हो, आपको तुरंत निकाल देगी। दूसरे दिन आपको बोलेगी कि भाई आपको कल से काम पे नहीं जाना है, और आप उनका कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। वो किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मैं आपको बताऊँगा, और कंपनी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दोनों के ऊपर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। उसमें मैं आपको पूरा डिटेल दूँगा कि एजेंसीज़ के साथ में काम करने में क्या फ़ायदे नुकसान है। फ़ायदे तो हालांकि लगभग ना के ही बराबर है, और कंपनी के साथ में काम करने में क्या फ़ायदे नुकसान है, तो उसके ऊपर एक मैं अलग पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो ये है रीज़न डायरेक्ट कंपनी में हायर ना होने का। तो समहाउ आपको किसी न किसी एजेंसी या एजेंट के थ्रू ही आपको जाना होगा आपके वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। और आपका जो वर्क परमिट होगा उसमें कुछ डिटेल मेंशन होती है, जैसे कि आप कितने घंटे काम करेंगे, और उसमें मैक्सिमम आप जो है 180 ही होगा एक महीने में, यानी कि एक हफ्ते में 40 आवर्स ही ऑन पेपर होगा। और वो सिर्फ ऑन पेपर है यहाँ की गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि हम इनसे इंसानियत की तरह पेश आएंगे। इंसानियत की तरह मतलब सो कॉल्ड इनके जो ह्यूमन राइट्स वगैरह है उनका हम जो है वायलेशन नहीं करेंगे, उस सब चीज़ों को दिखाने के लिए पेपर में वो सब चीज़ें लिखी जाती हैं। बट यहाँ पे आने के बाद में आपको 12 घंटे ही काम करने पड़ेंगे। यदि आप 12 घंटे काम नहीं करेंगे तो आपका आना ना आना सब एक बराबर होगा। आप सेविंग नहीं कर पाएंगे, आप पैसे नहीं बचा पाएंगे यहाँ पे। तो somehow you have to work full time is 12 hours, whether it is night shift, day shift, you have to work 5 days in a week. So somehow you have to work 240 to 250 hours per month. तो उसके बाद आप जा कर के कहीं 5500 5200 आफ्टर टैक्स इंश्योरेंस आपका रेंट सब निकालने के बाद में इन हैंड आपको 52-5500 तक में आपको आ सकता है। आपकी एजेंसीज़ का एड्रेस मेंशन होता है, और आपका क्या रोल होगा, क्या आपका काम होगा वो उसमें मेंशन होता है। हालांकि उसमें जो मेंशन होता है वो एग्जैक्ट वैसा नहीं होता है, क्योंकि आप एज अ अनस्किल्ड वर्कर यहाँ पे आ रहे हैं और आपके पास में कोई पर्टिकुलर स्किल नहीं है जो उसमें मेंशन है वो काम करने के लिए। तो आपको सब तरह का काम करना होगा। आपको जैसे आप मान लीजिए वेयर हाउस में आ रहे हैं तो आपको पैकिंग भी करनी होगी, स्कैनिंग भी करनी होगी, लोडिंग अनलोडिंग भी आपको करनी है, साफ़ सफाई भी करनी है, जो कि यहाँ पे सारे लोग करते हैं। जो
पॉलिश हैं, इवन वो लोग भी सब कुछ करते हैं। तो वर्क परमिट पे इन्फॉर्मेशन मैं काफ़ी दे चुका हूँ, जो इम्पोर्टेंट थी वो सब मैं आपको समझा चुका हूँ। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वर्क परमिट जो है आप अप्लाई नहीं करते हैं, आपके बिहाफ में एजेंसीज़ अप्लाई करती हैं, इवन कंपनी भी अप्लाई नहीं करती हैं। आप यदि मान लीजिए आपका किसी कंपनी के साथ में बातचीत हो रहा है और कंपनी ने आपको हायर भी कर लिया, तो वो कुछ नहीं करेंगी। उनके साथ जो एजेंसीज़ एसोसिएटेड हैं उनको आपका डॉक्यूमेंट सेंड करेंगी और वो लोग सब आपका काम करेंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट आप कंपनी में हायर नहीं हो सकते हैं, लगभग अभी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आपको नहीं जानते, ना आपके काम को जानते हैं, आप किस तरह से काम करते हैं, आप नहीं करते हैं, कामचोर हैं, क्या है, सुस्त है, आलसी हैं, फुर्तीले हैं, फिज़िकली कितना टफ़ है, उनको नहीं पता है। ना आपको देखे हैं वो लोग, ना आपसे मिले हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट पे ही यहाँ पे सारे काम होते हैं। तो एजेंसीज़ के थ्रू ही आपको हायर होंगे, आपको जॉब मिलेगी, आप यहाँ पे आएंगे, वर्क परमिट आप उन्हीं के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो शायद मैं बहुत इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, और जितने भी आपके डाउट थे होपफुली वो सारे डाउट आपके दूर हो चुके होंगे। कुछ स्टिल अभी भी यदि आपका कुछ है, डाउट है, कुछ आपको प्रॉब्लम है समझने में, कोई बात आपको मेरी नहीं समझ में आई या कुछ मुझसे छूट गया हो शायद, क्योंकि होता है कई बार कि हालांकि मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट तो होता नहीं है कि मैं कुछ स्क्रिप्ट देख करके पहले से नोट करके रखूँ, फिर मैं उन सब बातों को रिपीट करूँ। मेरे दिमाग में एट द मोमेंट जो भी चीज़ें आती हैं मैं वो सब बोलता जाता हूँ। जो मुझे चीज़ें पता हैं, मैंने कहीं से पता की हुई है, इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की हुई है, तो वो सब चीज़ों को मैं रिपीट करता हूँ आकर के। तो हो सकता है कुछ ना कुछ उसमें छूट ही जाए। तो फिर भी यदि आपको कुछ क्वेश्चन हो, कुछ आपका डाउट हो, आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट करिए, मैसेज करिए इंस्टाग्राम पे। मगर प्लीज़ अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के मेरा आपसे विनती है कि आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन मत करिए प्लीज़। थोड़ा फ़ोन एटिकेट्स आप सीख लीजिए कि फ़ोन एटिकेट्स क्या होते हैं। तो यहीं तक रखते हैं, और थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस पार्क में जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो ऐसा कुछ है भी, बस मैं ऐसे ही यहाँ की बातें आपको हाँके जा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही खूबसूरत पार्क है ये, और ये काफ़ी जो है बड़े एरिया में, मैं तो अभी बहुत ही एक छोटे से ही एरिया में हूँ, घूम रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये पार्क बहुत ही बड़े एरिया में है। और इसके कुछ वीडियोस मैं जो ट्राई करूँगा अपलोड करने का, तो होपफुली आपको वो पसंद आएंगे। और हमारे यहाँ पे तो वैसे ही बहुत जगह हरियाली हैं, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक जो इमेज होती है ना, इन सब जगहों की जो एक इमेज है कि डेवलपमेंट, साफ़ सड़कें, बिल्डिंग्स, कॉलोनीज़, बंगलोज, वो सब जो इमेजेस हैं ना, वो यहाँ पे आने के बाद में समझ में आती है कि नहीं, यहाँ पे लोगों ने नेचर्स को भी मेंटेन किया हुआ है। और वो मेंटेन, हालांकि वो बात अलग है कि सब कुछ तबाह करने के बाद किया हुआ है, लेकिन हाँ अभी भी है बहुत सा कुछ इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, नेचर को इन्होंने संभाला हुआ है। जो जैसा है उसको इन्होंने वैसा ही रखा हुआ है, कुछ उसमें छेड़छाड़ नहीं की है इन लोगों ने, तो अच्छा है। और एक्चुअल में जो पार्क है वो ऐसा ही होना चाहिए एकदम, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। तो चलिए, बहुत हुई बिना काम की बातें, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। कमेंट करिए, लाइक करिए यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। और खैर वीडियो तो बात की बात है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ मेन वो है, वीडियोस कैसे भी हो, उसकी क्वालिटी कैसी भी हो, कोई भी एंगल हो, छोड़िए वो सब चीज़ें। आप अपने जो आपके काम की चीज़ें हैं, जो आपके इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलनी चाहिए, आप उस पर फोकस करिए। आपको यदि मेरे वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन या कुछ भी ऐसा आपको पता चल रहा है जो कि आपको पहले नहीं पता था, तो प्लीज़ लाइक करिए। और जिनको ये सब जानने की ज़रूरत है उनके साथ भी आप शेयर करिए, अप्रिशिएट आप करिए। जो आपके सवाल हैं आप वो पूछिए, जो मुझसे छूट गया हो वीडियो में वो आप पूछिए, जो मैंने गलती कर दी हो आप मुझे वो बताइए। आपके मन में मेरे वीडियोस देख करके जो भी आपके ख्याल आ रहे हैं बेसिकली आप उसको लिखिए, कमेंट करिए। और लाइक तो करना ही करना है आपको, और सब्सक्राइब यदि आप चाहें तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर में, आपका फ़ोन है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।